नमस्कार। जीव विज्ञान के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मूल विषय है जीव विज्ञान संबंधी कुछ अवधारणाएं और मानव कार्यकी पर आज हम बात करेंगे। जो मानव शरीर है, जो मानव का जो तंत्र है, मानव के जो विभिन्न भाग हैं, अंगों के जो अंग हैं, इनसे संबंधित अब हम चीजों को समझेंगे और मानव कोश के अंगों का अध्ययन करेंगे हम। तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कुछ विशिष्ट अवधारणाओं पर। तो आज हम फिजियोलॉजी से शुरुआत करते हैं। फिजियोलॉजी की हम चर्चा करेंगे और देखेंगे ये क्यों इम्पोर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आप अगर इसको देखेंगे तो आपके लॉजिक के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से, खुद को जानने के हिसाब से, खुद के शरीर के ऊपर कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, उनको जानने के हिसाब से भी ये लेक्चर आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस लेक्चर को इत्मीनान से, ध्यान से सुनिएगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले होमोस्टैसिस पर। यह होमोस्टैसिस क्या होता है? तो होमोस्टैसिस जीवित प्राणियों द्वारा बनाई रखी गई स्थिर आंतरिक रासायनिक और भौतिक स्थितियों की स्थिति है। जीवित प्राणियों के द्वारा बनाए रखी गई स्थिर आंतरिक और रासायनिक भौतिक स्थितियों की स्थिति होती है। आइए इसका अर्थ समझते हैं। तो जो होमोस्टैसिस का सिद्धांत पहली बार एक फ्रांसीसी फिजियोलॉजिस्ट बर्नार्ड द्वारा दिया गया था और पहली बार उपयोग 1926 में वाल्टर ब्रैडफोर्ड केनर के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। ये प्राचीन ग्रीक शब्द का एक शब्द है जो होमोस्टैसिस आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये शब्द के बारे में हमने चर्चा की। आइए अब होमोस्टैसिस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो जीवों के अस्तित्व के लिए होमोस्टैसिस काफी महत्वपूर्ण होता है। इसे अक्सर बाहरी वातावरण में परिवर्तन के प्रतिरोध को रूप में देखा जाता है, बाहरी वातावरण के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा होमोस्टैसिस एक स्वाविनिमन प्रक्रिया है, एक स्वाविनिमन प्रक्रिया है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक आंतरिक चर को नियंत्रित करती है। तो जो आंतरिक जो हमारे वो होते हैं वेरिएबल्स, इनको नियंत्रित करती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो होमोस्टैसिस एक तंत्र है जो बाहरी वातावरण में मौजूद परिवर्तनों के बावजूद एक स्थिर आंतरिक वातावरण बनाए रखता है। शरीर के अंदर बाहरी वातावरण के प्रतिरोध बनाता है ये, क्योंकि शरीर के तापमान, रक्त पीएच, रक्त शर्करा के स्तर को लेके द्रव संतुलन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयन सांद्रता तक कई चर होते हैं। इन्हीं को नियंत्रित करने का कार्य क्या करता है? होमोस्टैसिस प्रोसेस करती है। तो शरीर का तापमान हो गया, पीएच मान हो गया, रक्त का शर्करा का मान हो गया, जिससे डायबिटीज हो जाती है। तो इन सबको नियंत्रित करने का काम करता है होमोस्टैसिस। आपको मेरे समझ से इसका अर्थ पता चल गया होगा कि क्या अर्थ है इसका। तो इसके विनियमन किससे होता है? प्रभाव कारक, रिसेप्टर और नियंत्रण केंद्र, इसके 3 तंत्रों पर यह निर्भर करता है। तो इसमें जो रिसेप्टर होता है, इसका कार्य क्या होता है? बाहरी आंतरिक वातावरण में परिवर्तनों की निगरानी करता है। नियंत्रण केंद्र होता है, इसमें ये काम करता है। केंद्र को एकीकरण केंद्र के रूप में भी जाना जाता है इसे, और ये जानकारी प्राप्त करता है रिसेप्टर से। और इसके बाद जो प्रेरक होता है, ये प्रभावकारी नियंत्रण स्थापित करता है, आदेशों का जवाब देता है। इस तरीके से आप देखेंगे त्वचा में रक्त वाहिकाओं और पसीने की ग्रंथियां इसी के अंतर्गत आती हैं, और जो रिसेप्टर होता है इसके अंदर त्वचा के त्वचीय रिसेप्टर आते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं जो रिसेप्टर होते हैं तापमान में बदलाव का पता लगाते हैं। यदि बाहरी तापमान बढ़ता है या संतुलन से नीचे गिरता है तो नियंत्रण केंद्र हमारी जो त्वचा में रक्त वाहिनियां होती हैं, उनके पसीनों की ग्रंथियों को तदनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए संकेत भेजता है। इससे क्या होता है? यदि तापमान बहुत अधिक गर्म है तो रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं और शरीर के तापमान में गिरावट आ जाती है। इस तरीके से आप देखते हैं पसीनों की ग्रंथियां वॉसिडिलेशन के साथ पसीना पैदा करती हैं। यदि बाहरी तापमान बहुत ठंडा है तो रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और ऐसे में शरीर को गर्म रखने का प्रदान करती है। तो आप समझ गए होंगे शरीर के अंदर की चीजों को नियंत्रित करने के लिए होमोस्टैसिस का बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रम है। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझ गए हैं। शारीरिक प्रणाली और होमोस्टैसिस के बारे में हम समझ गए हैं। ठीक है, और इसमें देखते हैं शारीरिक प्रणालियों में कुछ और। तो शरीर प्रणाली होमोस्टैसिस नियमों को बनाए रखने में भाग लेती है। शरीर प्रणाली का क्योंकि उद्देश्य कई नियंत्रण तंत्रों का वर्णन करना होता है, इसमें होमोस्टैसिस में योगदान करती हैं। आप देखेंगे जो प्लेटलेट्स होती हैं, ये भी एक तरीके का यही कार्य करती हैं। प्लेटलेट्स है
यह रक्त का थक्का जमने में सहायता करती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी जिनको बोलते हैं, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों में परिवहन में मदद करती हैं। और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये संक्रमण से लड़ती हैं। तो इस तरीके से ये भी एक तरीके से होमोस्टेसिस का ही भाग है। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं हार्मोन, पानी, लवण, ये सब भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो हमने इसके बारे में देखा। आइए कुछ आगे चल के बात करते हैं, और भी कुछ हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण बात होगी। ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन। हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, ये कोशिकीय श्वसन है। तो हमने जब कोशिका पढ़ी थी तो हमने इसमें देखा था कि कोशिकीय श्वसन किस तरीके से होता है। इसमें जो कोशिका श्वसन के दौरान जो सेल जो न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करती है, ये एटीपी के फॉर्म में न्यूट्रिएंट को, जो एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा को भी रिलीज करती है, जो इसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं एटीपी को। इसके लिए क्रेब्स चक्र के द्वारा इसको मापा जाता है, क्रेब्स चक्र। तो हमने इस संबंध में काफी सारी बात की थी। ठीक है, तो आइए कोशिकीय श्वसन को और समझ लेते हैं। तो हम जानते हैं जो श्वसन होता है जीवित जीवों के द्वारा जीवित रहने के लिए सबसे आवश्यक क्रियाओं में से एक होता है। हम श्वसन के बारे में जानते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, हम जो पोषक तत्व प्रदान करते हैं उन्हें उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जो कोशिकीय श्वसन होता है। ठीक है, तो कोशिकीय स्तर पर होने वाले श्वसन को ही कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। कोशिका भी श्वसन करती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कोशिकीय श्वसन को हम और देखें तो रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त एडेनोसिन ट्राइसोडियम नामक रसायन में परिवर्तित हो जाते हैं, एटीपी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो परमाणु के अंदर होने वाली खुराक का ही एक सेट होता है जो एटीपी अंदर। तो इस तरीके से आप देखेंगे इन संबंधित ये दो प्रकार की होती है, अपचयन होती है, उपचयन होती है। अपचयन और उपचयन होती है। ठीक है, उपचयन ये दो प्रकार की होती है। ये दो प्रक्रिया में इसकी जो एटीपी की प्रक्रिया होती है कोशिकीय श्वसन की, ये दो प्रकार से होती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो हमने कोशिकीय श्वसन के बारे में देखा, इसको हम बेहतर तरीके से पहले भी हालांकि पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो हम यहीं पर कोशिकीय श्वसन को कंप्लीट करते हैं। और आइए अब बात करते हैं एक अगले लेक्चर पर नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर, अगले टॉपिक पर। तंत्रिका तंत्र ये बहुत महत्वपूर्ण है। तंत्रिका तंत्र, आइए इसको बेहतर से समझते हैं, विस्तार समझते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम जानते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में, हमने ऐसा बात भी की थी शुरुआत में कि तंत्रिका तंत्र में कभी भी कैंसर नहीं होता है, क्योंकि इसकी कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त हमने बहुत सारी बातें कही थी, क्योंकि ये बॉडी के जो सिस्टम को है कंट्रोल करता है। तो जो तंत्रिका होता है, ये ऊतक की इकाई को, तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, न्यूरॉन कहा जाता है तंत्रिका ऊतक की जो इकाई होती है, या इसे तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। इसको न्यूरॉन कहा जाता है या इसको तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। विविध तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षीय तंतुओं तथा ये एक्सॉन्स एवं डेंड्राइट्स के बीच संपर्क बिंदु होते हैं, जिन्हें सिनेप्सस कहते हैं। तो ये एक शब्द है जो आपको संबंधित अभी समझा दिए जाएंगे। तो तंत्रिका कोशिकाएं आप देखेंगे संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ये क्या करती हैं, ये संवेदांगों, जो संवेदन अंग है हमारे, तो इनसे प्राप्त करके इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती हैं, जो संवेदी तंत्रिका तंत्र होती हैं। ठीक है, इसके अलावा चालक कोशिका तंत्र भी होता है। ये चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं भी होती हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्रियान्वयन या अपवाही अंगों जिसमें पेशियां, ग्रंथियां आदि होती हैं उनसे जोड़ती हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये तंत्रिका तंत्र के कुछ परिवहन संबंधित हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सबसे महत्वपूर्ण, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये क्या होता है, इसके अंतर्गत मस्तिष्क आता है। इसके अंतर्गत मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, इसको सुषुम्ना भी कहा जाता है।
तो इसके अंदर मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं आते हैं, जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र है। ठीक है, यह तंत्र शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है। जो परिधीय तंत्र का तंत्र के अंतर्गत शाखान्वित तंत्रिकाएं आती हैं। इसके अलावा परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये कुछ प्रकार होते हैं तंत्रिका तंत्र के। ठीक है, शाखाएं तंत्रिका आती जो पूरे शरीर में जालवत फैली होती है। इसके अंतर्गत क्रेनियल स्पाइनल तंत्रिकाएं आती हैं। तो ये सब हम याद रखेंगे। ठीक है, आइए कुछ और बात करते हैं तंत्रिका तंत्र पर। तो मनुष्य में 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं। कितनी क्रेनियल तंत्रिकाएं? पहली, दूसरी, 8वीं जोड़ी संवेदी होती हैं तथा शेष मिश्रित होती हैं। संवेदी और शेष मिश्रित होती हैं। मनुष्य में 31 जोड़ी सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ये हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों और ज्ञानेंद्रियों आदि को मेरुरज्जु से जोड़ती हैं। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा गतिविधियों का संचालन नियमन किया जाता है, हम जानते हैं। तो मानव का जो पश्चिम मस्तिष्क होता है, पश्चिम मस्तिष्क, तो ये इसके अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मेड्यूला ओब्लांगोटा आता है। ये पश्चिम मस्तिष्क में ही आता है, मेड्यूला। ठीक है, जिसे प्रायः मेडुला कहा जाता है। तो मेडुला इसके अंतर्गत ही आता है। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। ऊपर की ओर पॉन्स, नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मस्तिष्क भी जुड़ा हुआ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो मेडुला का कार्य होता है, भोजन निगरण जो होता है, उल्टी होता है, स्तन स्पंदन की दर, प्रबलता, खांसने, छींकने इत्यादि का नियमन का केंद्र होता है ये। तो इस तरीके से आप ये सब याद रखेंगे। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो आप इसका एक कार्य देख लेते हैं, मेरुरज्जु का कार्य। क्योंकि आप जानते हैं मस्तिष्क का कार्य बहुत नियंत्रण करना है बहुत सारी चीजों को, लेकिन आप कुछ ऐसी चीजों को जानते हैं जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते चलाते जब आप गिरने वाले होते हैं तो आपका पैर अचानक से खुद नीचे रख जाता है ताकि आप गिरे नहीं। ऐसी आपकी आंख के पास आ रहा होता है, आपकी आंख अपने आप झपक जाती है। तो ये सब कार्य किसके होते हैं? मेरुरज्जु के कार्य होते हैं। तो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा भाग होता है केंद्रीय तंत्र का। हालांकि मस्तिष्क के भी इसका एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो मस्तिष्क के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। तो मस्तिष्क हम जानते हैं सोचने, समझने और भी अन्य कार्यों को करने का कार्य करता है। शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होता है, हृदय गति के लिए उत्तरदायी होता है, सोचने के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें एक पार्ट होता है सेरिब्रम। एक सेरिब्रम होता है, एक सेरिबेलम भी होता है। तो सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण शक्ति तथा आदि को नियंत्रित करता है। अन्य जंतुओं की तुलना मनुष्य में बहुत बड़ा, पूरी मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं जो होती हैं, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, इनका नियंत्रण कौन करता है? इनका नियंत्रण करता है मेरुरज्जु। जो आपकी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं, इनका जो नियंत्रण करता है ये करता है मेरुरज्जु। ठीक है, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड इसको बोला जाता है। होता है स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की 2 प्रमुख श्रेणियां होती हैं। अभी हमने इसी पर बात की थी। 2 श्रेणियां होती हैं जिसमें हम देखते हैं, एक होता है अबंधित, इसको हम बोलते हैं अनकंडीशनल। दूसरा होता है अनुबंधित यानी कंडीशनल। तो अबंधित में क्या होता है? प्रतिक्रिया के द्वारा ही ये 2 प्रकार की श्रेणियां आप देखी हमने। तो इसी के द्वारा ही जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, इनके द्वारा ही हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हम तो पैर खींच लेते हैं। आंख का जो हमने एग्जाम्पल दिया, ये सब प्रतिवर्ती क्रियाओं का ही एग्जाम्पल होता है। तो मानव सहित अधिकांश स्तनधारी तथा पक्षी नियततापी होती हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप, सर्दी, गर्मी एक समान रहता है। ये भी किसके कारण होता है? ये भी मस्तिष्क निर्धारण करता है। तो मनुष्य के शरीर का ताप 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर इसको सेंटीग्रेड में कहेंगे तो 37 सेंटीग्रेड होता है। 37 सेंटीग्रेड होता है। तो ये केल्विन पैमाने पर इसी का शरीर का ताप ही 310 केल्विन होता है। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट में है और ये सेंटीग्रेड में है और ये केल्विन में है। 310 केल्विन होता है।
तो हाइपोथैलेमस ये भाग होता है जो ये सब नियंत्रित करता है। भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्ति, ताप, इन सबको नियंत्रित करता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का भी नियंत्रण करता है। तो क्या होती है अंतःस्रावित ग्रंथियां जिनका हार्मोन्स का नियंत्रण करता है? आपका मस्तिष्क। तो आइए इसको जानते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये जरूर याद रखिएगा जो स्पाइनल कोड होता है इसमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं जो आपका मेरुरज्जु होता है, जिन्हें रीढ़ अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं भी कहते हैं। ये हाथ, पैरों, पेशियों, त्वचा आदि विभिन्न भागों में जाती हैं। तो इस तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शरीर में कपाली अर्थात क्रेनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क की जुड़ी होती हैं, जिनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। ये मस्तिष्क की जुड़ी होती है क्रेनियल तंत्रिकाएं, और ये स्पाइनल से जुड़ी होती है 31 जोड़ी तंत्रिकाएं। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये सब जरूर याद रखिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं नर्वस सिस्टम से एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या होता है? इसका होता है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंतःस्रावी। अंतःस्रावी, इसको ऐसे लिखिए, अंतःस्रावी तंत्र। तो अंतःस्रावी तंत्र ये हमारा कार्य क्या करता है? शरीर के अंदर जो भी हार्मोन होते हैं इसको रेगुलेट करने का कार्य करता है। इसके अलावा अन्य ग्रंथियों को रेगुलेट करने का कार्य करता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र होता है ये। तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो हम पहले अंतःस्रावी तंत्र से पहले हम कुछ ग्रंथियों को देख लेते हैं, क्योंकि ग्रंथियां होती हैं यही इस तंत्र का निर्माण करती हैं। तो ग्रंथि क्या होती हैं? ग्रंथियां, क्योंकि हम आगे जाके बात करेंगे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि की बात करेंगे, क्योंकि थायराइड की समस्या बहुत सारे लोगों को होती है। तो ये सब के जवाब यहीं से मिलेंगे। तो ग्रंथियां क्या होती हैं? ये ऐसी कोशिकाएं, ऊतकों अथवा अंगों को कहते हैं जिसकी कोशिकाएं किसी पदार्थ का संश्लेषण करके उन्हें स्रावित करती हैं। यानी ये पदार्थ या हार्मोन का संश्लेषण भी करती हैं, संश्लेषण, और इनको स्रावित भी करती हैं, ठीक है। इस तरीके से इनको ग्रंथियां कहा जाता है। मानव सहित अन्य कशेरुकी जंतुओं में इनकी 3 स्पर्श श्रेणियां होती हैं। एक बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है, बहिर्स्रावी, इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ये जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं ये नलिका युक्त होती हैं, इनमें नलिका होती है। इनसे स्रावित पदार्थ इनकी नलिकाओं में बहकर संबंधित एपिथीलियम स्तर की सतह पर मुक्त होता है, जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, यानी इसमें नलिका जैसी संरचना होती है। ये इन पदार्थों को ले जाती हैं, वो जाके यहाँ पे रिलीज करती हैं। अश्रु ग्रंथि हो गया, लाल ग्रंथि हो गया, और इसकी दूसरी श्रेणी जो होती है यह है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, ये जो ग्रंथि होती है नलिका विहीन होती है, इसमें इस तरीके की नलिका नहीं होगी, और जो डक्टलेस होती है, यानी ये इससे स्रावित पदार्थ या हार्मोन ऊतक द्रव्य में मुक्त होते हैं। जो इनके पदार्थ होते हैं ये नलिका युक्त होती है, लेकिन ये नलिका युक्त नहीं होती। तो इसके पदार्थ जो क्या होते हैं, जो शरीर में द्रव्य होता है, ये शरीर के द्रव्य में जो हार्मोन ऊतक, जो भी हम कहें, जो भी शरीर में द्रव्य होता है, ये जो हार्मोन ऊतक द्रव्य में, जो शरीर के अंदर द्रव्य पाया जाता है, इसमें मुक्त हो जाते हैं। रुधिर कोशिकाओं में पहुंचकर सारे शरीर में ये पहुंच जाते हैं। रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के जो पदार्थ होते हैं। इसलिए इसके एग्जाम्पल अगर की बात करें तो हम देखेंगे, इसमें पीयूष ग्रंथि देखेंगे, इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं अंग्रेजी में। थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड, ठीक है, थायराइड ग्रंथि भी होती है इसमें। इसके अलावा इसमें पैराथायराइड ग्रंथि होती है, इसमें एड्रिनल ग्रंथि होती है, एड्रिनल। इसके अतिरिक्त इसमें पीनियल होती है और थाइमस ग्रंथि होती है। ये आदि ग्रंथियां होती हैं। और इसमें तीसरी सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है मिश्रित ग्रंथि की। ये मिश्रित ग्रंथियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब इनमें नलिका ही पाई जाती है, नलिका नहीं भी पाई जाती है, और ये दोनों का कार्य करती हैं। तो मिश्रित ग्रंथियां क्या होती हैं? जिनमें बहिर्स्रावी अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक कोशिकाएं होती हैं, इनको मिश्रित ग्रंथियां बोलती हैं। जैसे कि अग्नाशय, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि भी है, और एक अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, यानी ये स्रावी, बहिर्स्रावी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अग्नाशय के बारे में हम जानते हैं, इससे क्यों ये मिश्रित ग्रंथि है? क्योंकि इसके पाचक एंजाइम तथा इसकी लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन, और डेल्टा कोशिकाओं से
सिन नामक हार्मोन का स्त्रावण होता है। तीन हार्मोन का स्त्रावण होता है इससे। ठीक है, यदि अग्नाशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो इन हार्मोन्स का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। ये अग्नाशय का कार्य होता है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अग्नाशय के अतिरिक्त मिश्रित ग्रंथि वृषण भी मिश्रित ग्रंथि होता है, और महिलाओं में अंडाशय भी एक मिश्रित ग्रंथि होता है जो शरीर में होता है। तो करीब दो मिश्रित ग्रंथियां होती हैं शरीर में, चाहे वो मादा हो चाहे वो नर हो। तो ये आपने मिश्रित ग्रंथियों के बारे में समझा। ये ग्रंथियां याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ग्रंथियां, क्योंकि इन ग्रंथियां बहुत कुछ डिसाइड करती हैं। तो अग्नाशय के बारे में हमने देखा, तो अग्नाशय से सिक्रेटिन, तो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए प्रेरित उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन होता है, तो ये अग्नाशय रस का उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमने आपसे साझा की, जो ग्रंथियों के बारे में। आइए पिट्यूटरी ग्रंथि की बात कर लेते हैं, पीयूष ग्रंथि की बात कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि एक सूक्ष्म अंतःस्रावी ग्रंथि है। हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसको, इसके बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये गोल तथा भूरी लाल होती है। इसका जो भार होता है 0.5 से 1 ग्राम के आसपास इसका भार होता है। आप देख सकते हैं कितनी छोटी होती है। इसे एक महत्वपूर्ण नाम है जो एग्जाम में पूछा गया है, हाइपोफाइसिस। इसको हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इसके कई हार्मोन्स अन्य स्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। इसके जो हार्मोन्स होते हैं कई अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। आप देखेंगे हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का मास्टर भी माना जाता है, क्योंकि मस्तिष्क का यह भाग तंत्रिका तंत्र अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजक की भूमिका निभाता है। तो हाइपोथैलेमस से भी ये जुड़ा हुआ होता है, तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि जो ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनसे जो हार्मोन निकलते हैं, ये हार्मोन ही डिसाइड करते हैं कि कैसा क्या शरीर होगा आपका, किस तरीके से आप जो आगे चल के किस तरीके से आपके शरीर की आकार होगा और शरीर की चीजें होंगी। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे जो संबंधित है ग्रंथियों से। तो एक बार देख लेते हैं हम ग्रंथियां, जो देख लेते हैं शरीर की जो विभिन्न ग्रंथियां हैं। तो अगर हम ग्रंथियों की बात करें शरीर की, तो आप देखेंगे पैराथायरॉइड ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि होती है। इसमें जो पीयूष ग्रंथि होती है, पश्चिम पिट्यूटरी भी होती है और अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि भी होती है। तो ये जो पश्चिम पिट्यूटरी ग्रंथि है, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को उत्सर्जित करती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में आपने सुना होगा, इसको लव हार्मोन भी बोला जाता है। अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, ये क्या वृद्ध हार्मोन और इसके अलावा प्रोलैक्टिन, इन सब का स्त्रावण करती है। तो ये सब ग्रंथियां हैं। इसके अलावा थायराइड ग्रंथि होती है। इसके अलावा थाइमस ग्रंथि, यकृत भी एक ग्रंथि होती है। वृक्क और किडनी से भी कुछ हार्मोन का स्त्रावण होता है। अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण होता है सिर्फ महिलाओं में, सिर्फ मादाओं में, जबकि वृषण से एंड्रोजन यानी टेस्टोजन का निर्माण होता है, इसका स्त्रावण होता है। ठीक है, तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट का हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन शरीर में संकट की अवस्था में सामना करने हेतु उग्र विपत्ति प्रतिक्रियाओं हेतु तैयार करते हैं। तो इस तरीके से हर हार्मोन का अपना एक कार्य होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए आइए कुछ और समझते हैं हार्मोन के बारे में। तो एक बार हम अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित पूरी बात कर लेते हैं, एक बार सिनॉप्सिस फिर से तैयार कर लेते हैं। तो हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है? हाइपोथैलेमस जो अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनको हार्मोन उत्सर्जित करने के लिए, स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। दूसरा है पीनियल ग्रंथि, ये बायोलॉजिकल इसको ग्लैंड बोलते हैं। इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है। कौन सी? पीनियल ग्रंथि से, पीनियल, इससे मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है जो नींद लाने में सहायक होता है। ये नींद के लिए सहायक होता है।
जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है, ठीक है। तीसरा है थायराइड, इसको अबिटू भी कहा जाता है, थायराइड या इसको अबिटू ग्रंथि भी कहा जाता है, अबटू, और भी इसको कुछ नाम होते हैं। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी होती है अंतःस्रावी ग्रंथियों में, ठीक है। यह गुलाबी रंग की एच आकार की होती है। यह ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के अधीन कार्य नहीं करती है, इसको याद रखिएगा, ये पीयूष ग्रंथि के अधीन कार्य नहीं करती है। इस ग्रंथि में जो थोलरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जो रक्तचाप बीपी को नियंत्रित करता है, इसमें थोलरॉक्सिन एक हार्मोन निकलता है, बीपी को नियंत्रित करता है। आयोडीन की कमी के कारण ये ग्रंथि फूल जाती है, सूज जाती है, इसको घेंगा रोग कहते हैं अगर इसमें आयोडीन की कमी हो जाए। थायराइड, लोग कहते हैं थायराइड हो गया है, उन्हें थायराइड की जांच करवानी है। इसी तरीके की चौथा है पाराथायराइड या पैराथायराइड। ये पैराथायराइड क्या होता है? इस ग्रंथि में रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करती है। ये ग्रंथि कैल्शियम और फास्फोरस की, यह ग्रंथि थायराइड के ठीक पीछे होती है, इसकी संख्या 4 होती है। ऐसी एक ग्रंथि है थाइमस। यह बक्ष गुहा छाती में पाई जाती है, इसका कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है, किंतु 15 वर्ष की अवस्था के बाद यह कार्य करना बंद कर देती है, तो 15 साल तक ये काम करती है। एड्रिनल ग्रंथि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है, ये अधिवृक्क बोला जाता है इसे। इस ग्रंथि में आप देखते हैं, इस ग्रंथि को 4S3F भी कहते हैं, इसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। इससे एड्रेनलिन नामक हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन क्या करता है? ये बीपी को नियंत्रित करता है, जो इससे हार्मोन निकलता है, ठीक है, एड्रेनलिन ग्रंथि से। और हार्मोन को इसको फायर एंड फाइट हार्मोन भी कहा जाता है, फायर एंड फ्लाइट यानी लड़ो और भागो, तो फायर एंड फ्लाइट का हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अभी हमने बात की थी, ये डर जीवन रक्षक हार्मोन होता है और डर को उत्पन्न करता है, जिससे आपका शरीर संकट की अवस्था में बहुत तेज कार्य करने लगता है। तो ये आप एड्रिनल ग्रंथि का याद रखिए, रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इसके अलावा जनन ग्रंथि भी होती है कुछ, इनको गोनेड ग्लैंड भी कहा जाता है। ये जनन क्रिया में भाग लेती है जनन ग्रंथियां, ठीक है। जैसे ओवरी टेस्टी होती है, तो जितने भी लैंगिक हार्मोन होते हैं जैसे स्पर्म ओवम, ये सभी स्टेरॉइड होते हैं। एक पीयूष ग्रंथि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह सबसे छोटी ग्रंथि, हमने इसके बारे में बात की थी थोड़ी देर पहले, इसका हमने भार भी देखा था 1 ग्राम के आसपास। यह मस्तिष्क के बीचों बीच पाई जाती है और शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और ये थायराइड ग्रंथि बस इसके नियंत्रण में नहीं होती है, ये याद रखिएगा। तो कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं पीयूष ग्रंथि से? इससे THS हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकलने में उत्तेजित करता है। थायराइड ग्रंथि को आयोडीन कमी के कारण कमी होती है, तो थायरॉक्सिन नहीं बनाता और बीमारी घेंगा हो जाती है। एक होता है इससे STH हार्मोन निकलता है, यह वृद्धि को नियंत्रित करता है, और एक होता है LTH हार्मोन, यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ मिलकर दूध के स्राव में सहायक होता है मादाओं में, ठीक है। मिश्रित ग्रंथियों की हम बात कर चुके हैं। इसमें अग्नाशय होता है, यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है, पूर्ण पाचक एंजाइम इससे निकलते हैं, ठीक है। तो ये अग्नाशय भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें अल्फा कोश का, इससे ग्लूकोन निकलता है जो शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बनाता है। बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है इसी अग्नाशय से, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसमें गामा कोशिका भी होती है जो भोजन के स्वांगीकरण के लिए आवश्यक होती है। यकृत, इसको लीवर भी बोलते हैं, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो बहिर्स्त्रावी ग्रंथि है। ये साथ में बहिर्स्त्रावी, यह कभी कभी निर्मित मिश्रित ग्रंथि का व्यवहार करती है। यह उदरगहा में दाहिनी ओर पाई जाती है और यह फाइब्रोजेन और हेपरिन का संश्लेषण करती है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है लीवर। इसके अतिरिक्त क्या काम करती है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का उपापचय तोड़फोड़ करती है, जो विटामिन वसा में घुलनशील रहते हैं और ये यकृत में जाकर संचित रहते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन डी यकृत अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का स्वतः ही पुनर्निर्माण कर लेता है और शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल यकृत में ही पाया जाता है। ये इसके बारे में एक अतिरिक्त इफेक्ट था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप में।
यकृत में जब बिलिरुबिन नामक द्रव पाया जाता है तो इसकी अधिकता से पीलिया जॉइंटिस रोग हो जाता है और यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। जो आप जानते हैं अमोनिया एक बहुत ज्यादा खतरनाक पदार्थ है जिससे शरीर मतलब परेशानी में आ सकता है। तो अमोनिया को ये यूरिया में बदल देता है। यकृत ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में बदल देता है और यकृत की निष्क्रिय खराब हो जाने पर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। यकृत कार्बोहाइड्रेट वसा, या आप देखेंगे यकृत जो है कार्बोहाइड्रेट को वसा और वसा को कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल रासायनिक रूप से स्टेरॉइड हो जाता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति के मृत्यु का कारण जांच करने के लिए यकृत की जांच की जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत के मोसोडर्म कोशिका में होता है। यकृत से संबंधित कुछ बातें थी, ठीक है। तो शरीर में पाए जाने वाला ये खाली स्थान जिसमें कोई आंतरिक अंग रहता है उसे गुहा कहते हैं। तो ये इसके अतिरिक्त ये अलग कुछ और बात थी, ठीक है। कुछ की गुहाएं भी होती हैं शरीर में, जैसे कपाल गुहा, मुख गुहा, वक्ष गुहा। तो इस तरीके से हमने ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम के बारे में जाना, हमने ग्रंथियों के बारे में जाना, हमने देखा कौन कौन सी ग्रंथियां शरीर में पाई जाती हैं और ये महत्वपूर्ण क्यों है शरीर के लिए, ठीक है। तो हमने इन सब के बारे में जाना। तो आज इस लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अन्य लेक्चर में। नमस्कार।